चलिए चलिए अब शुरू करें। ठीक, तो हमने कल क्या क्या देख लिया अब तक में। जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर परमाणु अप्रसार के लिए जो भी प्रयास हुए हैं उसमें दो तरह के प्रयास हैं, एक है ट्रीटी बेस्ड और दूसरा क्या है, मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम। जो परमाणु ईंधन है, तकनीक है, सामग्री है, उसका निर्यात कैसे हो। परमाणु के साथ साथ इसमें और भी है, केमिकल, बायोलॉजिकल वेपन, सबके है ना, इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। एनपीटी क्या था, क्यों आया, चर्चा हो गई। सबसे पहली संधि थी 1968 जनवरी से पहले जितने देश थे वो परमाणु शक्ति संपन्न और अन्य गैर परमाणु शक्ति संपन्न होंगे। भेदभाव पर आधारित भारत इसका आपत्ति करता है। सीटीबीटी 1996 में आया। किसी भी समग्र रूप में, चाहे वह परमाणु शक्ति संपन्न हो चाहे गैर परमाणु, दोनों ही प्रयोग नहीं करेंगे, परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। उसके बाद क्या था, इसमें कहा गया कि जल हो चाहे भूमि हो चाहे थल आकाश हो, कहीं भी परीक्षण नहीं कर सकते। सबसे नई संधि कौन है ना, सबसे नई संधि टीपीएनडब्ल्यू है। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते हैं। ठीक है राजलक्ष्मी, स्टार्ट करते हैं। टीपीएनडब्ल्यू सबसे नई संधि है, 22 जनवरी 2021 को यह प्रभावी हुई है। क्या है इसका नाम, ट्रीटी ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, सबसे नई है। 73 देशों ने इसे रेटिफाई किया है। क्या संधि कहता है, किसी भी स्तर पर परमाणु परीक्षण, परमाणु अस्त्र शस्त्र का प्रयोग, परीक्षण पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। चाहे उसका डेवलप करो, चाहे उसका इंस्टॉलेशन करो, चाहे स्टॉक पाइलिंग करो, चाहे उसको ट्रांसफर करो, किसी भी रूप में आप कुछ नहीं कर सकते हैं। भारत किसी भी संधि का सिग्नेटरी नहीं है। भारत पर लगातार जो है वह, इस पर दबाव भारत पर बनाया जा रहा है। चलिए, मल्टीलैटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम में हमने एनएसजी के बारे में चर्चा की। एनएसजी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। प्रश्न अगर बनेगा तो एनएसजी की सदस्यता के लिए भारत के दावों को लेकर कि एनएसजी, भारत की एनएसजी की सदस्यता के क्या मायने हैं, भारत के दावा तथा भारत विरोध की रणनीति पर, भारत के विरोध के कारणों पर चर्चा करें। जरूर दिखेगा, बार बार ये न्यूज पिछले 6-7 सालों में कई बार आया है। यूपीएससी का एक जनरली एक ट्रेंड यह भी है कि बहुत करंट में या बहुत चीजें जो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में रहती है प्राय वो नहीं पूछता है। जब वो मैटर ठंडे बस्ते में चला जाता है तो उससे प्रश्न पूछ दिया जाता है। ठीक है, चलते हैं। कुछ अन्य जो है ग्रुप है, जैसे एक एक करके सबको उठाते हैं। पहले एमटीसीआर देखते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, फिर वासनार अरेंजमेंट। क्या है एमटीसीआर, नाम से स्पष्ट है। एम फॉर मिसाइल, टी फॉर टेक्नोलॉजी, सी फॉर कंट्रोल, आर फॉर रिजीम। अभी एमटीसीआर बहुत न्यूज में रहा भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर में, और कहें कि एमटीसीआर में भारत की सदस्यता के कारण इस युद्ध में हमें बढ़त मिली, हमने पाकिस्तान को भारी मात्रा में इसमें नुकसान पहुंचा पाए। और S-400 एयर मिसाइल, एयर डिफेंस जो सिस्टम है, आप इसको खरीद ही नहीं सकते अगर एमटीसीआर के भारत का मेंबर अगर नहीं होता। जैसे भारत 2016 में एमटीसीआर का मेंबर बना और यही कारण है कि हमें रशिया से इसको हमने इंपोर्ट कर पाने में सफलता मिली। क्या है एमटीसीआर, जस्ट समझेंगे। एक न्यूज और भी रहा, जैसे चाइना को जो S-400 की खेप रशिया ने प्रोवाइड की, वहां 400 की रेंज तक का नहीं है। S-250 आपने सुना होगा न्यूज में कि जो रशिया ने चाइना को S-400 दिया है, उसकी मारक क्षमता, रेंज क्या है, वह 250 किलोमीटर से। क्यों ऐसा किया चाइना के साथ भेदभाव, इन सब के पीछे एमटीसीआर बहुत जिम्मेदार है। जैसे एमटीसीआर 35 देशों का अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक स्वैच्छिक संगठन है, एक वॉलंटरी और अनौपचारिक समूह है, जो क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय मंच पर जो अनमैन्ड एयर व्हीकल है, अनमैन्ड समझते हैं, मानव रहित जो भी विमान है, मिसाइल है या जो अन्य मिसाइल है, उनको 300 किलोमीटर के रेंज से अधिक या 500 किलोमीटर पेलोड क्षमता वाले ऐसे मिसाइल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा देता है। यानी अगर आपने एमटीसीआर साइन नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में ये दो चीजों पर नियंत्रण रखता है। पहला तो क्या कि मिसाइल के प्रोलिफरेशन पे, कि कोई भी मिसाइल क्या होता है जी, कोई भी लॉन्च मिसाइल एक लॉन्च व्हीकल है। जैसे आपका कुरियर का बॉय आपके सामान को आप तक पहुंचाता है, तो सामान पेलोड क्या है, हथियार है, अस्त्र शस्त्र है, विस्फोटक है, और उसको मिसाइल क्या करता है, उसको नियत दूरी तक, नियत स्थान तक पहुंचाता है। तो मिसाइल जनरली क्या, एक लॉन्च व्हीकल है ना, उसमें टेक्नोलॉजी, चाहे जेट की टेक्नोलॉजी लगी हो, चाहे अन्य जो भी लगी हो, है ना। चलिए ठीक है, अब कमेंट कम करिए, बंद करिए। तो जो यह संधि है, यह दो बातों पर प्रतिबंध लगाती है। पहले क्या है कि यह 35 देशों का एक अनौपचारिक मतलब इसका बहुत फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, इसका हेडक्वार्टर और ये तमाम ये औपचारिकताओं पर चलता है, एवं स्वैच्छिक संगठन है, एक स्वैच्छिक संगठन है। 1987 में G7 देशों के द्वारा प्रयासों से इसको डेवलप किया गया, खास करके जब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो लंबी रेंज के मारक क्षमता वाले मिसाइल होते हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल 5500 किलोमीटर से अधिक रेंज की मिसाइल, उसका बहुत सारा परीक्षण होने लगा। इस स्थिति में विश्व शांति सुरक्षा को लेकर खतरा दिखा और खास करके रशिया और अमेरिका के मध्य ये होड़ थी। उन्हीं सबके समाधान के लिए G7 देशों के द्वारा एक संगठन बनाया गया जिसको कहते हैं एमटीसीआर, जो किस पर नियंत्रण रखता है, अगर आप देखें तो मिसाइल जो भी है, प्रोलिफरेशन ऑफ, यानी एमटीसीआर का दो उद्देश्य है। कोई भी मिसाइल टेक्नोलॉजी जिसकी जो रेंज क्या है, 300 किलोमीटर से अधिक है, और पेलोड मतलब वहन क्षमता, जो डिपॉजिट्स ले जाता है, हथियार
आर्सेनल विस्फोटक सामग्री, पेलोड कैपेसिटी 500 किलोग्राम से अधिक। अगर कोई भी देश 300 किलोमीटर से अधिक रेंज का मिसाइल किसी देश को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है तो पहले एमटीसीआर का सिग्नेटरी होना होगा, ऐसे नहीं कर पाएंगे आप। या 500 किलोग्राम पेलोड, उसमें जो अस्त्र शस्त्र असला है 500 किलोग्राम से अधिक का, अगर 300 किलोमीटर रेंज से अधिक का मिसाइल टेक्नोलॉजी को आप किसी देश को प्रदान करते हैं, बशर्ते उसके लिए दो बातें करनी होगी। या तो आपको भी एमटीसीआर का सदस्य होना होगा जो देश प्रोवाइड कर रहा है, और जिसको आप दे रहे हैं उसको भी आप एमटीसीआर पर सिग्नेटरी होना होगा। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी और दूसरा अनमैन्ड एरियल व्हीकल, मानव रहित वायु यान कह सकते हैं। तो एमटीसीआर में भारत पहले शामिल नहीं था। ऐसी स्थिति में S-400 अगर आप मिसाइल खरीदते, आप देख लें रेंज ही क्या है, 400 किलोमीटर के रेंज तक जो भी मिसाइल आप पर गिरने वाली है उसको पहले ही रडार डिटेक्ट करता है और 3 स्तर पर उसको मार गिराया जाता है ना। दोनों ही बैलिस्टिक या क्रूज, दोनों के लिए है ना, जो भी रेंज पर है डिपेंड कर रहा है। 300 किलोमीटर से अधिक मिसाइल है, ये थोड़ी लिखा है बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल। मिसाइल का ही दो प्रकार है, एक तो बैलिस्टिक मिसाइल है, दूसरा कौन है, क्रूज। बैलिस्टिक क्या होता है, सीधे वर्टिकल जाता है और वह एक पैराबोला की तरह ऊपर से गिरता है। क्रूज क्या है, टारगेट फिक्स होता है, टारगेट को चेंज कर सकते हैं। क्रूज जो है वो जमीन से थोड़ा ऊपर की सतह पे, जबकि बैलिस्टिक मिसाइल जो है वह पृथ्वी के तल से बहुत ऊपर जाता है और उसके बाद वह जहां पर टारगेट है उस पर गिरता है। बैलिस्टिक मिसाइल महंगा होता है, लॉन्ग रेंज का होता है। क्रूज मिसाइल कैरियर आसानी से उसको ले जाया जा सकता है। तो जो दोनों ही प्रकार के मिसाइल है, मिसाइल का ही प्रकार बैलिस्टिक है चाहे क्रूज है। तो एमटीसीआर एक ऐसा संधि है जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर राष्ट्रों को यह बाध्यकारी है कि अगर आप 300 किलोमीटर रेंज से अधिक का मिसाइल किसी देश से खरीद रहे हैं या किसी देश को बेच रहे हैं, दूसरा उसकी पेलोड कैपेसिटी अगर 500 किलोमीटर से अधिक है, किसी देश को से खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो पहले आपको एमटीसीआर का मेंबर बनना होगा। भारत 2016 में एमटीसीआर का मेंबर बन जाता है और भारत 35वें देश के रूप में, 35वें सदस्य देश के रूप में एमटीसीआर में शामिल। चाइना जो अन्य 3 ग्रुप है एनएसजी को छोड़कर, चाहे एमटीसीआर हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हो, चाहे वासनार अरेंजमेंट, चाइना तीनों में शामिल नहीं है। भारत तीनों में शामिल है, सिर्फ एनएसजी में भारत शामिल नहीं है। तो रशिया से जैसे ही हमने S-400 मिसाइल की खेप खरीदी तो उसकी रेंज काफी है। जैसे अब S-500 मिसाइल सिस्टम खरीदने पर भारत विचार कर रहा है। देखो जो भविष्य का युद्ध है, जो नेक्स्ट फ्यूचर वॉरफेयर है, वो स्थल सेना के जरिए, आमने सामने के कन्फ्रंटेशन के जरिए बहुत कम होगा। आज आप देख रहे हैं दो देशों के मध्य युद्ध को तय कौन करता है, किसी भी राष्ट्र की जो वायु क्षमता है, यानी जो उसकी वायुसेना के पास क्षमता है, जो भी न्यूक्लियर वेपन से लेकर हर तरह के आर्सेनल्स हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी, तमाम एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये हाल के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी और उधर इजराइल और ईरान के मध्य युद्ध में भी आपने देखा लॉन्ग रेंज मिसाइल क्या धमाका कर सकते हैं, उसको लेकर बहुत सारी न्यूज में रही। तो एमटीसीआर में भारत के शामिल होने से क्या फायदा है, फायदा क्या हो गया कि कल को जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है ना, अगर ब्रह्मोस मिसाइल भारत रशिया के सहयोग से बना रहा है और भारत दुनिया के कई देश को एक्सपोर्ट कर रहा है, अगर रेंज 300 किलोमीटर से ऑब्वियसली अधिक है, ऐसी स्थिति में हम किसी देश को बेच पाने के लिए हमारे पास लाइसेंस मिल गई, अनुमति मिल गई। कल को अगर हमें ब्रह्मोस या अन्य इस प्रकार की क्रूज मिसाइल अगर किसी राष्ट्र को बेचना है, रक्षा निर्यात को हमें बढ़ाना है, तो पहले हम एमटीसीआर की सदस्यता चाहिए थी, जो भारत ने ले ली। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत से डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्लांट हम स्टैब्लिश कर रहे हैं विभिन्न देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सहयोग के आधार पर। ऐसी स्थिति में कल को भारत रक्षा प्रौद्योगिकी का एक बड़े निर्यातक राष्ट्र के रूप में उभर सकता है। तो ऐसी स्थिति में अगर एमटीसीआर में भारत शामिल है तो भारत के लिए यह एक बड़ी बढ़त की बात है ना। जैसे आप कई देशों से, जैसे आप इजराइल से एरो मिसाइल खरीद रहे हैं, ये सभी लॉन्ग रेंज की मिसाइल है, तो आप तभी खरीद पाएंगे यदि आप एमटीसीआर के सिग्नेटरी हैं। अंतरराष्ट्रीय मंच पर एमटीसीआर क्या करती है, इस प्रकार के निर्यात पर रोक लगाती है। कैसे, कौन से, तो मिसाइल टेक्नोलॉजी जो रेंज 300 किलोमीटर या पेलोड कैपेसिटी 500 से किलोग्राम से अधिक हो। दूसरा जो अनमैन्ड एयर व्हीकल है ना, जिसके जरिए जैसे ड्रोन्स वगैरह, ड्रोन्स भी अनमैन्ड एयर व्हीकल का ही एक पार्ट है। तो अगर ड्रोन्स के जरिए हम किसी देश पर हमला कर रहे हैं और ड्रोन्स की रेंज अगर अधिक है, तो ऐसी स्थिति में हमें पहले एमटीसीआर पर साइन करना होगा। देखो ये सब एक एक कदम है, हम एनएसजी की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। तो क्या है, ये न्यूज में बहुत रहा, खास करके ऑपरेशन सिंदूर में और चाइना रशिया वाले डील में। रशिया 300 किलोमीटर रेंज तक के भीतर का ही S-400 की रेंज, जैसे S-250 चाइना ने 2 इंस्टॉल भी किया है ना। वह इसलिए क्योंकि रेंज S-400 की 400 किलोमीटर तक मिसाइल को पहचानने की है, उसको गिराने की है। लेकिन चूंकि चाइना एमटीसीआर का सिग्नेटरी नहीं है, ऐसी स्थिति में वह रशिया उसे बेच ही नहीं सकता, है ना। चलिए, बहुत सारे देशों से मिसाइल ली जा रही है, लिखते हैं 2-3 लाइन बस नोट कर लें। एमटीसीआर क्या है, लिखिए, अंतरराष्ट्रीय मंच पर 35 देशों का एक अनौपचारिक एवं स्वैच्छिक संगठन, 35 देशों का एक अनौपचारिक एवं स्वैच्छिक, वॉलंटरीली, मतलब आपकी इच्छा है, कोई बाध्यकारी नहीं है, लिखो, अभी राफेलर पे आएंगे बाद में। 35 देशों का एक अनौपचारिक एवं स्वैच्छिक संगठन है जो 300 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता तथा
जो 300 किलोमीटर से अधिक मारक क्षमता तथा 500 किलोग्राम से अधिक पेलोड, पेलोड का मतलब वहन करने वाला सामग्री, ले जाने वाले मिसाइल तथा मानव रहित वायुयान आदि के निर्यात पर नियंत्रण रखता है, तथा मानव रहित कोई भी वायुयान, एयर व्हीकल के निर्यात पर नियंत्रण रखता है। संगठन का उद्देश्य बाध्य नहीं है, तो जो बेचेगा अगर वो सिग्नेटरी है उसके लिए अभिषेक राय बाध्यता हो गई ना। ठीक है, मान लीजिए मेरे लिए बाध्यकारी, हम मेंबर नहीं है, खरीद सकते, किससे खरीदेंगे आप? तो जो सामने वाला है तभी तो आपको निर्यात कर पाएगा, अगर एमटीसीआर का वो सदस्य देश है। 5 में से 4 P5 के मेंबर अमेरिका, चाइना को छोड़कर अन्य चारों क्या है इसके लिए नहीं है, पाकिस्तान, ये चारों क्या है इसके मेंबर है। तो जो एयर डिफेंस उन्नत नस्ल के प्रौद्योगिकी वाले मिसाइल कौन बेच रहा है? भूटान थोड़ी बेच रहा है, बॉलदीप थोड़ी बेच रहा है। तो जितने भी बड़े देश हैं चाइना को छोड़कर अन्य सभी क्या कर रहे हैं? सभी जो एमटीसीआर के सिग्नेटरी हैं। ऐसी स्थिति में अब मिसाइल किससे, ठीक है बाध्यकारी नहीं है तो आप किसी से भी खरीद लीजिए, तो किससे खरीदेंगे? दुकानदार देगा तब ना, समझे अभिषेक रॉय? ठीक है, मान लीजिए भारत पहले सदस्य नहीं था इसका, तो भारत पैसा था, खरीद ले सकते थे, किससे खरीदते? अमेरिका के पास जाते, अमेरिका क्या कहता? पहले एमटीसीआर में शामिल हो गए तभी हम बेच पाएंगे, नहीं तो 299 किलोमीटर तक का मिसाइल ले लो हमसे, 250 का ले लो। समझ गए क्या समस्या थी? आप समझे कि ठीक है हमने साइन नहीं किया था, लेकिन जो देश हमको बेचेगा, अगर जैसे अभी रशिया ने चाइना को बेच तो दिया, लेकिन रेंज क्या किया? कम कर दिया, 250 किलोमीटर। समझे? यही सिग्नेचर अगर कर लिया होता चाइना तो S-500 भी दे देता रशिया। तो ये सब बाध्यकारी है। अब क्या लिखवा रहा था? मानव रहित वायुयान के निर्यात पर, है ना, हिंदी में कहते हैं एमटीसीआर को लिखिए मिसाइल, वाह रे, लिखो मिसाइल, मिसाइल की भी हिंदी लिखो अग्नेयास्त्र तकनीक या प्रौद्योगिकी, अग्नेयास्त्र प्रौद्योगिकी नियंत्रण प्रशासन, हां लिखो, लिखो संगठन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मंच पर, लिखो लिखो एक लाइन, संगठन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय, लो इतनी भी हिंदी, हाँ लिखिए हरमीत सिंह, लिखिए संगठन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मंच पर, लिखिए संगठन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय मंच पर विध्वंसकारी मिसाइलों के निर्यात पर नियंत्रण स्थापित करना है, निर्यात पर नियंत्रण स्थापित करना है। इंपोर्ट के लिए आवश्यक नहीं है, एक्सपोर्ट के लिए आवश्यक है ना। लेकिन आप किससे इंपोर्ट करेंगे? जिनके जो आपको देगा उसके लिए तो आवश्यक हो जाएगा। लिखिए, देखिए उल्लेखनीय है कि भारत 2016 में एमटीसीआर का के 35वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। उल्लेखनीय है कि भारत एमटीसीआर के 35वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ। भारत के एमटीसीआर में शामिल होने के निम्न लाभ देखे जा सकते हैं। भारत के एमटीसीआर शामिल होने के निम्न लाभ देखे जा सकते हैं। क्या क्या लाभ है? पहला लाभ लिखिए, फर्स्ट एडवांटेज क्या क्या है? एमटीसीआर में भारत के शामिल होने से निम्न लाभ। पहला, भारत अन्य राष्ट्रों को लंबी दूरी की मारक क्षमता वाले अग्नेयास्त्र को निर्यात कर पाने में सफलता, उदाहरण के रूप में ब्रह्मोस अग्नेयास्त्र मिसाइल किसी अन्य देश को
अब इस पे पीएचडी नहीं करना है अभिषेक राय। नियम तोड़ने पर आप जिससे खरीदेंगे वो देगा तब ना। चोरी छुपे ले लीजिए, लेकिन पता चल गया तो कल को सैंक्शन लग जाएगा आप पे। जो देश बेचेगा वो भी खतरे में आ जाएगा, जो देश खरीदेगा उससे ज्यादा नुकसान उस देश को हो जाएगा। भारत अन्य राष्ट्रों को लंबी दूरी की मारक क्षमता वाले अग्नेयास्त्र को निर्यात कर पाने में सफलता। उदाहरण के रूप लिखिए, मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों के जरिए निर्मित अन्य रक्षा उत्पादों के आयात निर्यात के स्तर पर सुविधा हाँ। और क्या होगा, जैसे मान लो S-400 जैसे एयर डिफेंस है ना, तो 6th जनरेशन का उन्नत नस्ल का हम एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर पाएंगे, खरीद पाएंगे। मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों के जरिए निर्मित अन्य रक्षा उत्पादों के आयात निर्यात के स्तर पर सुविधा। निर्माण करने के लिए भी कुछ चीजें खरीदनी होगी तो आयात हो जाए, जो बनाएंगे उसको हम बेच पाएंगे। जैसे मान लो ड्रोन्स, जैसे इजराइल से हम ड्रोन्स, नई नई टेक्नोलॉजी ड्रोन्स की हम खरीद रहे हैं। अमेरिका से अनमैन्ड एयर व्हीकल बहुत सारे हम लोग खरीद रहे हैं। टोही विमान, जैसे नौसेना के सर्विलांस के लिए बहुत सारे टोही विमान आप खरीद रहे हैं जिसमें पायलट नहीं होता है। तो ये सब हमें मदद मिलेगी, है ना। जो देश बेचेगा हमें उसको भी लगेगा कि वो बेच पाएगा, क्योंकि वो MTCR का सिग्नेटरी है। चाइना को छोड़कर लगभग सभी हैं जो निर्यात करता देश है, हथियार निर्यात करता देश। आगे बढ़ते हैं, लिखिए, भारत की वायु रक्षा तंत्र एयर डिफेंस सिस्टम की मजबूती हेतु S-400 जैसे ADS को खरीद पाने में सफलता। ADS मतलब एयर डिफेंस सिस्टम। सफलता, जैसे इजराइल से एरो मिसाइल वगैरह खरीद रहे हैं, तो ये सब अच्छी बात है ना, कि आप MTCR के जरिए ये सब आप। तो तकनीक हस्तांतरण को लेकर मिसाइल टेक्नोलॉजी, आग्नेयास्त्र प्रौद्योगिकी हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न राष्ट्रों के साथ तकनीक हस्तांतरण आदि में सुविधा। तो ये सब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन आ रहे हैं, इसमें जुड़ गया है, इसमें वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी जुड़ गया। ये सारे जो है लॉन्ग रेंज के जितने क्रूज मिसाइल हैं, बैलिस्टिक, ये सब वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में आ जाते हैं। केमिकल, बायोलॉजिकल वेपन सब आ जाते हैं। चलिए, ज्यादा पीएचडी नहीं करना है इस पर, है ना। नहीं पूछेगा कि MTCR क्या है, इसके क्या प्रावधान, नहीं पूछेगा। पूछ सकता है क्या कि भारत को NSG की सदस्यता के लिए क्या क्या लाभ है, नुकसान है, उसके लिए भारत कितना नजदीक है, दूर है, वहां पर आप ये सब चर्चा करेंगे। चलिए अगला देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, फिर वासना अरेंजमेंट देख लेते हैं। यहां ADS लिखा है, ऊपर लिख दिया है एयर डिफेंस सिस्टम, वायु रक्षा तंत्र प्रणाली। इसमें वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी शामिल है। WMD में लॉन्ग रेंज मिसाइल, क्रूज, बैलिस्टिक सब आ जाते हैं। केमिकल, बायोलॉजिकल वेपन सब आ जाते हैं। व्यापक नरसंहार, व्यापक लोगों को नुकसान पहुंचाने वाले। चलिए अगला ऑस्ट्रेलिया ग्रुप क्या है देखते हैं। सेकंड ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, ऑस्ट्रेलिया समूह इराक में 1984 में केमिकल वेपन का परीक्षण किया और कुछ प्रयोग भी किया। उसको लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन के प्रसार को रोकने के लिए एक ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस की गई जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन के प्रसार पर निगरानी रखे, नियंत्रण रखे। और उसी क्रम में ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जैसे इनफॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट 1985 में हुआ। अगर हम बात करें तो वर्तमान में इसमें लगभग 42 देश शामिल हैं।
और यह कैसा संगठन है? तो यह बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन, उसमें वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन भी आ जाता है ना, जिसके जरिए बड़े मात्रा में नरसंहार किया जा सकता है, बड़े मात्रा में मानव प्रजाति को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह एक संगठन है जो विशेषकर केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन के एक्सपोर्ट पर पैनी निगाह रखता है, नियंत्रण रखता है, और भारत इसका भी मेंबर बनता है 2018 में। ये सब अंतरराष्ट्रीय मंच पर कुछ संगठन है ना। तो क्या है इसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप के बारे में? तो एजी यह 42 देशों का एक संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1985 में स्थापित किया गया। इसका उद्देश्य रासायनिक व जैविक हथियार तथा व्यापक जनसंहार के हथियारों के निर्यात पर नियंत्रण रखना है। व्यापक जनसंहार के हथियार को हम क्या कहते हैं? WMD, है ना, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इसमें कोई भी परमाणु हथियार हो सकता है ना, परमाणु हथियार हो सकता है, कोई जैविकीय हथियार हो सकता है, कोई जो है रासायनिक हथियार हो सकता है, जैसे कोई जहरीली गैस वगैरह जो लंबे क्षेत्र में जो है नुकसान कर दे, जैसे एंथ्रेक्स वगैरह, बायोलॉजिकल वेपन, बहुत सारे वायरस हैं, ये सब क्या है? रासायनिक और जैविक हथियार के रूप में इस्तेमाल होते हैं। उसके निर्यात पर यह नियंत्रण रखता है, उसको कंट्रोल करता है। भारत 2018 में एजी ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का 42वां सदस्य बना, 42वां सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रुप रिलेटिवली ये भी इंपॉर्टेंट है ना। ये भी कैसा संगठन है? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल कैसे क्यों कहते हैं संगठन को? जैसे इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल में कंफ्यूज नहीं होंगे। फॉर्मल मतलब किसी अधिकृत संस्था के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया। जैसे दुनिया की सुरक्षा की चिंता मिली और 20 देश 40 देश लोग मिले और एक संगठन बना लिया, लेकिन उस संगठन को जब यूएन की अप्रूवल मिल जाए या किसी अंतरराष्ट्रीय उस क्षेत्र में कार्यरत किसी संस्था की जब मुहर मिल जाती है, लग जाती है, तो वो क्या हो जाता है? औपचारिक संगठन। चीन पाकिस्तान को कैसे, एक अरब सवाल अभी ही पूछ लो, लास्ट में मत पूछना। तो चाइना दिखाएगा क्या कि देखो भैया अमेरिका, हम यह हथियार भेज रहे हैं, जैविक हथियार है, पाकिस्तान को दे रहे हैं, देखो। उसका फोटो फेसबुक इंस्टा पे जारी करेगा। चोरी छुपे होता है ये सब काम, है ना। बायोलॉजिकल केमिकल वेपन, सैंक्शन लगने की बात उन पर भी है। क्वेश्चन बनेगा कैसे, लास्ट में बताएंगे। चलिए, तो क्या है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप? बस हो गया। तीसरा वासनार अरेंजमेंट देख लेते हैं। वासनार अरेंजमेंट। वासनार एक जगह है, कहां पर? नीदरलैंड में। नीदरलैंड, जिसको आप हॉलैंड पहले कहते थे, इसमें एक स्थान है, जगह है, जिसका नाम क्या है? वासनार। यहीं पर एक संगठन बनाया गया, इसका हेडक्वार्टर है। वह संगठन 1996 में स्टैब्लिश होता है। यह संगठन क्या करता है? दो चीजों पर पैनी निगाह रखता है, यानी वासनार अरेंजमेंट के अंतर्गत, हिंदी में इसको ऐसे लिख लो, वासनार व्यवस्था, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कन्वेंशनल आर्म्स हैं, है ना, परंपरागत आर्म्स है, म्यूनिशंस है, जो भी युद्ध सामग्री है, या डुअल यूज के जो भी गुड्स हैं। डुअल यूज समझते हैं? दोहरे प्रयोग वाले। जैसे एग्जांपल से समझिए, यूरेनियम का आप सकारात्मक यूज भी कर सकते हैं, बिजली भी बना सकते हैं, और यूरेनियम से आप हथियार भी बना सकते हैं। तो जो ऐसे कुछ डुअल यूज सब्सटेंस हैं, गुड्स हैं, जिनका दोहरा प्रयोग कर सकते हैं, अच्छा भी और बुरा भी, तो अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह भी एक अरेंजमेंट है, बहुत सारे देशों का एक संगठन है। इसमें भी 42 मेंबर हैं, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कन्वेंशनल आर्म्स हैं, है ना, परंपरागत हथियार, कन्वेंशनल आर्म्स, म्यूनिशंस, म्यूनिशंस का मतलब युद्ध सामग्री है, और डुअल यूज गुड्स, डुअल यूज
गुड्स, दोहरे प्रयोग वाले पदार्थ, दोहरे प्रयोग वाले पदार्थ, इनके निर्यात पर नजर रखता है ना। यानी जो अंतरराष्ट्रीय मंच पर बहुत सारी जो युद्ध सामग्री है, म्यूनिशंस हैं, परंपरागत कन्वेंशनल आर्म्स हैं और डुअल यूज गुड्स हैं, सब्सटेंस हैं, जिसका दोहरा प्रयोग कर सकते हैं, जिसका हम विध्वंस में भी उपयोग कर सकते हैं और जिसका सृजन में भी कुछ अच्छा भी कर सकते हैं, उनके निर्यात पर यह कंट्रोल रखता है ना। इन दोनों ही चीजों के निर्यात पर नियंत्रण रखता है। और इसके भी 42 देश हैं, 22 मेंबर्स हैं। भारत 2017 में भारत इसका 42वां सदस्य देश बना। अब जैसे इससे क्या फायदा होगा हमें, जैसे मान लीजिए आपको यूरेनियम या अन्य चीजें जो है खरीदना है, तो हम उसको आसानी से लिखवाएंगे। जब बता रहे हैं लिखना क्या है, लिखिए अब वासनार अरेंजमेंट लिखिए, वासनार अरेंजमेंट लिखिए। अंतरराष्ट्रीय मंच पर लिखो बच्चों, लिखिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर 7 दिसंबर 2017 को सदस्य भारत 42वां बना। मुकेश निषाद जो लिखवाते हैं क्लास में 50 बार क्रॉस चेक करते हैं, है ना, ऐसे ही नहीं लिखवा देते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखकर लिखवाया जाता है। कभी कभार हो सकता है मिस्टेक हो जाए, वो अलग बात। लिखिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर, दोनों लिख लो, परंपरागत हथियार कौमा युद्धक सामग्री, अंतरराष्ट्रीय मंच पर परंपरागत हथियार कौमा युद्ध सामग्री तथा दोहरे प्रयोग वाले पदार्थ, दोहरे प्रयोग वाले पदार्थ, डुअल यूज गुड्स लिख लो ब्रैकेट में, हर जगह अंग्रेजी थोड़ा बहुत जानना चाहिए। दोहरे प्रयोग वाले पदार्थ के निर्यात पर नियंत्रण रखने वाली आशीष कुमार, तुम बहुत ज्यादा आजकल कमेंट करने लगे हो, है ना, सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे, है ना। फालतू का इधर उधर अनाप शनाप, इससे बहुत बड़ाई होती है क्या। लिमिटेशन को क्रॉस नहीं करो, अपनी सीमा में रहा करो, है ना। 2-4 प्रश्न का जवाब देने से 500 प्रश्न नहीं, तरीका जो क्लास का वैसे ही चलने दो। दोहरे प्रयोग वाले पदार्थ के निर्यात पर नियंत्रण रखने वाली यह प्रमुख संस्था है, संगठन है, यह प्रमुख संगठन है जिसकी स्थापना हाँ 1996 में नीदरलैंड के वासनार में हुई थी। नीदरलैंड के वासनार लिख दिया है ऊपर, शहर है उसका, में हुई थी। देखिए भारत 2017 में इसके 42वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ। भारत 2017 में 7 दिसंबर को इसके 42वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ। अब देखो ये सारे संगठन में अगर हम शामिल हो रहे हैं तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारी छवि जो है वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक नई छवि गढ़ी जा रही है। जैसे आप देख लीजिए, चाहे एनएसजी हो, चाहे एमटीसीआर हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया ग्रुप हो या वासनार अरेंजमेंट हो, गौर करें तो हमने इसमें से 3 में भारत ने सदस्यता हासिल कर ली है। भारत इसका सदस्य देश बन चुका है। तो धीरे धीरे हम एक कदम किधर बढ़ रहे हैं, एनएसजी की सदस्यता के लिए। भारत के उलट अगर चाइना की बात करें तो चाइना सिर्फ एनएसजी का ही सदस्य देश है। जैसे मान लीजिए कोई राष्ट्र स्वयं में कैपेबल है ना, अगर स्वयं में सक्षम है तो अच्छी बात है, उसके लिए किसी अन्य पर रिलाय करने के लिए, किसी अन्य पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। कई देश ऐसे भी होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ कुछ रक्षा के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नया अनुसंधान करते हैं। तो भारत तीनों में मेंबर बन चुका है। इससे लाभ क्या है, एडवांटेज क्या है कि धीरे धीरे भारत जो है भविष्य में भारत एनएसजी की सदस्यता हेतु एक मजबूत दावेदार के रूप में देखा जा रहा है। हमारा अगला लक्ष्य है एनएसजी में प्रवेश करने का, इसकी सदस्यता लेने का, है ना। अब बस 1-2 प्रश्न देख लो जो हमने पढ़ा है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन से रिलेटेड क्या प्रश्न बन सकते हैं, है ना। तो 1-2 प्रश्न आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन। जैसे भारत की नाभिकीय नीति में
संशोधन किस सीमा तक उचित प्रतीत होता है? भारत की नाभिकीय नीति में संशोधन किस सीमा तक उचित प्रतीत होता है? आजकल बच्चों को पढ़ाना दुनिया का सबसे कठिन कार्य हो गया है ना मोहिनी? बच्चे कस्टमर हो गए, उपभोक्ता हो गए, टीचर एंटरटेनर हो गए। इनकी भी गलती नहीं है जो इधर उधर की कहानियां सुनाए, थोड़ा अपना महिमा मंडन करे, अनावश्यक टीका टिप्पणी, इधर उधर की पढ़ाई कम, इधर उधर की बातें करे, तो उस तरह के शिक्षक आज के समय में सही माने जाते हैं। हम लोग पुराने टाइप के गुरुजी वाले टीचर हैं और पीडब्ल्यू में ज्यादातर आपको वही मिलेंगे, है ना? सच्चाई है कि टीचर एंटरटेनर बन चुका है ना? स्क्रीन पर आकर वो तमाम मोटिवेशनल बातें, डायलॉग, शेरो शायरी जमकर कहे तो बड़ा खुश होता है बच्चा, क्योंकि 2 घंटा पढ़ने के लिए पेशेंस चाहिए, है ना? तो आज के बच्चों में पेशेंस है नहीं, अनावश्यक टीका टिप्पणी ये सब तो चलता ही रहता है। तो हम लोग तो हर दौर देख चुके हैं, आदर्शवादी भी, यथार्थवादी भी, और अब प्रैग्मेटिक दौर देख रहे हैं। अगर हम फॉरेन पॉलिसी की भाषा में कहें तो हम जिस समय पढ़ रहे थे वो आदर्शवाद का दौर था, है ना? क्लास में घुसने से पहले हमें डर लगता था, शिक्षक को देखकर कभी नजर से नजर नहीं मिलाते थे, है ना? हाँ, उसके बाद जब खुद हम पढ़ने से के कुछ दिन के बाद तैयारी के दौरान धीरे धीरे व्यवहारवाद, धीरे धीरे यथार्थवाद आ गया। फिर अब क्या है? व्यवहारवाद है ना? टीचर को हंसाते रहना चाहिए, बच्चों को गुदगुदाते रहना चाहिए, और 100 में से 80, दुर्भाग्य हमारा भी है कि 100 में 80 ऐसे ही बच्चे मिल रहे हैं। आपका सौभाग्य है कि आपकी फाइट 20 में ही है, तो आप इसको बड़ा आपदा में अवसर देखिए, है ना? आप आपदा में अवसर देखिए। ये जो आपदा आई है, खास करके ऑनलाइन एजुकेशन या नई जो फसल आ रही है यूपीएससी में, आपदा में अवसर है आपके लिए। मार लीजिए बाजी, रैंक लगा दीजिए, है ना? क्योंकि नॉन सीरियस की ही भीड़ है ना? वही चलिए ठीक है। अब तो आज के समय में अनावश्यक कुछ ना कुछ लिखते रहना आदत खराब हो गई। दिन भर व्हाट्सएप पर उंगलियां घसते रहना, फिर तो स्तर बच्चों का नहीं रहा है ना? करना संशोधन किस सीमा तक उचित प्रतीत होता है? दूसरा, भारत की एनएसजी की सदस्यता, एनएसजी की सदस्यता के दावे के आलोक में भारत की एनएसजी में प्रवेश की बाधाओं को स्पष्ट कीजिए। एनएसजी की सदस्यता से भारत के संभावित लाभों को भी स्पष्ट करें। है ना? भारत की एनएसजी की सदस्यता के दावे, दावे क्लेम, है ना? दावे के आलोक में, आलोक मतलब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ और इन द लाइट ऑफ इंडियाज क्लेम फॉर द मेंबरशिप इन एनएसजी के दावे के आलोक में भारत की एनएसजी में प्रवेश की बाधाओं को स्पष्ट करें, है ना? एनएसजी की सदस्यता से भारत के संभावित लाभों को भी स्पष्ट करें। सबको लगता है लिखते रहोगे बाधाएं दूर हो जाएंगी, प्रश्न लिखो। अब ये देखो कितना आपको डिटेल में फॉरेन पॉलिसी पढ़ाया गया है, अंदाज लगा लें। और वो डिटेल आज समय की मांग है, क्योंकि अधिकतर आप पढ़ते हैं समझ नहीं पाते। कई जगह कई बार सुना होगा एमटीसीआर, ये सब क्या है, उसका फॉरेन पॉलिसी से कैसे लिंक है। तो ये 2 प्रश्न आपको लिखने हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, फटाफट नोट करो। अब हम लोग बायलैटरल रिलेशन स्टार्ट करते हैं, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, भारत और उसके पड़ोसी राष्ट्र करते हैं। और पहला अपना पड़ोसी देश उठाते हैं। पहले थोड़ा सा समझते हैं कि जब द्विपक्षीय संबंध लिखते हैं उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जब भी आप द्विपक्षीय संबंध लिखते हैं, बायलैटरल रिलेशंस, इसमें किन बातों का सबसे दिक्कत कहां आती है? 10 नंबर में, है ना? 10 नंबर में आपको लिखना होता है, उसमें किन किन चीजों को हाईलाइट करें। तो कई बार प्रश्न को पढ़कर आपको समस्या वहां आती है कि हम भारत भूटान संबंध अथाह है, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, तो संबंध में हम किन बातों पर ध्यान दें? किसी भी 2 देशों के मध्य बहुपक्षीय संबंध, द्विपक्षीय संबंध अगर देखें, द्विपक्ष मतलब 2 देश, बाय, है ना? तो द्विपक्षीय संबंध हम कैसे देखते हैं? इसमें जैसे मान लो द्विपक्षीय इंडिया भूटान हो गया, इंडिया यूएसए हो गया, है ना? 2 देश। शुरुआत हम क्या करें और किन किन बातों का ध्यान दें, है ना? बायलैटरल रिलेशन
जैसे किसी भी दो देश के मध्य संबंध को स्टार्ट करने से पहले, समझने से पहले थोड़ा सा दोनों देशों का ऐतिहासिक, साझा ऐतिहासिक संबंध क्या रहा, या दोनों देशों के मध्य ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध को आप समझें। ऐतिहासिक संबंध या सांस्कृतिक संबंध अगर किसी देश के साथ जुड़ रहा है, जैसे मान लो भारत भूटान, भारत चीन, भारत पाकिस्तान, जब भी संबंध आप पढ़ें तो बायलैटरल रिलेशन में शुरुआत आपको कहां से करनी चाहिए कि दोनों देशों के मध्य संबंधों की प्रकृति क्या रही है ऐतिहासिक रूप में। एक दो लाइन, पूरा इतिहास नहीं जानना है ना। यानी ऐतिहासिक संबंध या सांस्कृतिक संबंध, जैसे मान लीजिए भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ धर्म के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, साझा ऐतिहासिक विरासत के आधार पर लंबे काल से जुड़ा हुआ है ना। ऐसी स्थिति में अगर हम देखें दो देशों के मध्य संबंधों को स्थापित करने वक्त ऐतिहासिक कारक क्या रहे, एक दो लाइन बस, ज्यादा नहीं, इतिहास संक्षिप्त आपको जानना है। सांस्कृतिक संबंध, दो देशों के मध्य जब अंतरराष्ट्रीय संबंध की शुरुआत कैसे होती है, जब दोनों देशों के मध्य कोई वाणिज्यिक दूतावास, कोई कॉन्सुलेट एस्टैब्लिश होता है। जैसे मान लीजिए भारत भूटान के मध्य संबंधों की शुरुआत, भले हमने मित्रता संधि कर ली, लेकिन राजनीतिक संबंधों की शुरुआत प्रायः दूतावास, एम्बेसी, कॉन्सुलेट के एस्टैब्लिशमेंट से माना जाता है। जब भारत का दूतावास थिम्पू में खुला या भूटान का दूतावास भारत में खुला, तो हम ये राजनीतिक संबंधों को, डिप्लोमेटिक रिलेशंस या पॉलिटिकल रिलेशन के एस्टैब्लिशमेंट को यहां से देखते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध, है ना। द्विपक्षीय संबंध में राजनीतिक संबंध, शुरुआत संबंध को बढ़ाने का कार्य कौन करता है जी, राजनीति करती है। और राजनीतिक संबंधों की प्रायः शुरुआत हम कैसे देखते हैं, तो दोनों देशों के मध्य कोई भी मैत्री संधि हो, कोई भी अन्य संधि हो, और ऑफिशियली हम कब देखते हैं, जब दूतावास की स्थापना होती है। जैसे भारत भूटान के मध्य 1968 में जब थिम्पू में भारतीय दूतावास खोला जाता है, तो आधिकारिक रूप में ऑफिशियली संबंध हमने 1949 में मित्रता संधि कर ली, है ना। शुरुआत संबंध की वहां से हुई, लेकिन राजनीतिक या डिप्लोमेटिक रिलेशन की एस्टैब्लिशमेंट कब मानते हैं, जब किसी देश का किसी अन्य देश में दूतावास खुलता है। अगर छोटा देश है, हर देश में कोई जरूरी नहीं है कॉन्सुलेट, छोटा मोटा कार्यालय जहां से आपको आवागमन के लिए इमिग्रेशन को लेकर तमाम औपचारिक प्रक्रियाएं होती है। तो द्विपक्षीय संबंध में राजनीतिक संबंध पर आपको बल देना है कि दो देशों के मध्य संबंधों में राजनीतिक गतिविधियां कब क्या हुई, संक्षिप्त इतिहास, अगर इतिहास के किसी दौर में कोई महत्वपूर्ण जो है वह संधि हुई हो, समझौता हुआ हो, तो ये चीजें यहां मायने रखती है। तो राजनीतिक संबंध पर आपको बल देना है। आर्थिक संबंध, आर्थिक संबंध में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। सामान्य तौर पर दो देशों के मध्य संबंध को लिखते वक्त दोनों देशों के मध्य व्यापार, वार्षिक व्यापार कितना होता है, इसके बारे में अगर आपके पास आंकड़े हैं तो अच्छी बात है ना। दो देशों के मध्य आर्थिक संबंध को लिखते वक्त कोई आर्थिक व्यापक भागीदारी से संबंधित समझौता अगर हुआ हो, कोई आर्थिक समझौता अगर हुआ हो, सेपा बताया था, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ हो, कोई अन्य इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ हो, कोई टैरिफ काउंटरवेलिंग ड्यूटी में कटौती को लेकर कोई समझौता हुआ हो, तो आर्थिक संबंध वर्तमान में विश्व राजनीति में अन्य सभी संबंधों की तुलना में आर्थिक और सामरिक संबंध सबसे अधिक देखे जा रहे हैं, सबसे अधिक डोमिनेंट भूमिका निभा रहे हैं। तो जब भी दो देशों के मध्य संबंध पढ़े तो आर्थिक संबंध में व्यापार कितना है, व्यापार में कितने फायदे में आप हैं, कितने नुकसान में क्या है। उसके बाद निवेश देखिए, अगर भारत ने मान लीजिए भूटान के जल विद्युत परियोजनाओं में भारी मात्रा में निवेश किया है, तो आप संबंध को लिखते वक्त आप इस पर फोकस करें। तो निवेश क्या हुआ है, व्यापार समझौता क्या हुआ है, इन सब पर आपको बल देना है, क्योंकि संबंधों के बहुत लंबे चौड़े मायने होते हैं, अलग अलग क्षेत्र में संबंध होते हैं। कितना हम पढ़े, एक सीमा होनी चाहिए। तो आर्थिक संबंध में आप इन बातों का ध्यान रखें, खास करके ट्रेड का कुछ फैक्ट्स एंड फिगर बैलेंस है। जब आप रिलेशंस लिखते हैं तो तथ्य आपको अपने उत्तर की पुष्टि में साथ साथ देने चाहिए कि दोनों देशों के मध्य व्यापार इतना है जिसमें भारत की भागीदारी, तमाम ये सब चीजें। कोई अगर आर्थिक समझौता हुआ है, कोई निवेश को लेकर कोई बड़ा आर्थिक समझौता हुआ है, जैसे हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में सहयोग को लेकर, जल विद्युत के क्षेत्र में सहयोग, तो इन सब बातों को आप हाईलाइट करें। और क्या, दो देशों के मध्य संबंध में सामरिक आयाम पर जरूर बल दें कि जो सामरिक आयाम है, स्ट्रेटेजिक डायमेंशन है, इसमें दो पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए भारत के कॉन्टेक्स्ट में कि भारत के लिए उस देश का महत्व क्या है, और कोई भी XYZ देश हो, उस देश के लिए भारत की महत्ता क्या है, भारत का महत्व क्या है। ऐसे ही थोड़ी संबंध स्थापित हो जाते हैं। जब भी मित्रता करते हैं तो मित्रता में दोनों पक्ष के उद्देश्य की पूर्ति भी होनी चाहिए। तो जब भी सामरिक आयाम में हम महत्व की बात करते हैं, महत्व सुरक्षा से संबंधित हो सकती है, महत्व जो है कूटनीतिक महत्व हो सकती है, तमाम। तो जो सामरिक स्ट्रेटेजिक डायमेंशन है, ये विदेश नीति में दुनिया के मध्य हाल के वर्षों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। और दुनिया के विभिन्न देशों के मध्य स्ट्रेटेजिक रिलेशंस, चाहे रक्षा समझौता हो, चाहे हथियारों को लेकर या अन्य चीजों को लेकर, या अन्य जो है कोई क्वाड जैसी संस्था, कोई रक्षा संगठन बन जाए, कोई सुरक्षा में संधि हो जाए, तमाम ये सब बातें सामरिक आयाम। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वह दोनों के देशों के मध्य हालिया घटनाक्रम पर आपको निगाह रखनी है। हालिया घटनाक्रम मतलब 50 घटनाएं होती, कितनी घटनाओं को हम याद करें, है ना। जैसे राष्ट्राध्यक्षों का आवागमन,
उनका विदेश भ्रमण अगर किसी देश में होता है तो न्यूज में वो रहता है। तो राष्ट्राध्यक्षों उस देश में दौरे के दौरान कोई संधि, समझौता, घोषणा पत्र आदि आदि दो देशों के मध्य कुछ विवाद हो, है ना, अगर सीमा विवाद हो या मान लीजिए कोई ऐसा जल विवाद हो जाए, कोई ऐसा विवाद हो जाए, तो दो देशों के मध्य विवाद, चाहे वह सीमा संबंधित हो, चाहे नदी जल बंटवारे को लेकर हो, चाहे नागरिकों की सुरक्षा को लेकर हो। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, यही नहीं अन्य भी चीजें हो सकती है। कोई राष्ट्र विरोधी कदम अगर हो रहा हो, राष्ट्र विरोधी कदम, अब देखिए हम किसी दो देश के मध्य संबंधों के हजार मायने होते, कितना चीज हम पढ़े भाई, हमारी कुछ लिमिटेशंस होगी ना, तो हम पढ़ते वक्त किन बातों पर फोकस करें विदेश नीति पढ़ने के वक्त। तो ये सब हालिया घटनाक्रम में, आप जैसे संधि समझौता सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं होता है, सामरिक ही नहीं, जैसे मान लीजिए कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, संस्कृति आवागमन को, संस्कृति आदान प्रदान, नागरिकों के आवागमन को लेकर, है ना, पीपल टू पीपल, है ना। क्यों लिखोगे, अप्रोच समझो ना कि क्या ध्यान रखना है। तो जो भी राष्ट्राध्यक्षों का उस देश का दौरा है, जैसे मान लीजिए भारतीय प्रधानमंत्री कितनी बार भूटान गए, क्या क्या हुआ, हर यात्रा में कुछ ना कुछ नवीन घटनाक्रम होता है। और हालिया घटनाक्रम का विदेश नीति में मतलब साल भर 6 महीना नहीं होता है, ध्यान रखना। जब भी हम हालिया घटनाक्रम की बात करें तो विगत 5-10 वर्षों की बात होती है ना। लास्ट में लिखा है दो देशों के मध्य विवाद, चाहे सीमा संबंधित हो, नदी जल बंटवारे को लेकर हो, नागरिकों की सुरक्षा को लेकर हो, या राष्ट्र विरोधी कदम, जैसे मान लीजिए भारत के विरोध में नेपाल में माओवाद की लहर जो है नेपाल से भारत में आ गई, चाइना से नेपाल के रास्ते, तो राष्ट्र विरोधी कदम लिखा है, लिख देता हूं दोबारा, कोई भी राष्ट्र विरोधी अभियान है, कदम है, राष्ट्र विरोधी कदम। तो जब भी आप विदेश नीति पढ़ें, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, आर्थिक और सामरिक। ध्यान रखना कि भारत के लिए उस देश का क्या महत्व है और उस देश के लिए भारत का क्या महत्व है। यह महत्व रक्षा में, यह महत्व आर्थिक क्षेत्र में, यह महत्व कूटनीतिक, सांस्कृतिक, कई भी अन्य संदर्भ में हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं भारत भूटान संबंध। चलिए भारत भूटान संबंध, एक हेडिंग बनाओ फर्स्ट। सबसे पहले हम भारत भूटान संबंध को ही देखें। जो दोनों देशों के मध्य अगर हम कहें तो हाल में क्या क्या चीजें विवाद में रही, चर्चा में रही। जब भी आईआर पढ़ते हैं आप तो ये चीजें 5 साल 8 साल में क्या घटनाक्रम घटित हुआ है उसको दिमाग में रख लें। जैसे डोकलाम विवाद, भारत भूटान चाइना का इन्वॉल्वमेंट, अब हालांकि वो पुराना हो गया। तो 2017-18 का ये जो पूरा दौर था वह डोकलाम विवाद को लेकर एक नए स्वरूप में चीन के विरुद्ध में भारत और भूटान निकट आए। और क्या है अगर हम देखें तो अभी एक नया ट्रेड रूट जो है वह इंडिया और भूटान के मध्य स्टैब्लिश करने की बात की, जलगांव अहले पसाखा ट्रेड रूट। अगर हम कहें तो नया कुछ घटनाक्रम जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक एग्रीमेंट, भूटान में जल विद्युत उत्पादन को लेकर भारत भूटान के मध्य एक समझौता हुआ है कि 10,000 मेगावाट को लेकर। तो भारत के लेक को लेकर, भूटान को लेकर, भारत दोनों देशों के मध्य क्या क्या घटनाक्रम है, इस बात का पहले ध्यान रखते हैं। थोड़ा सा भूटान की अवस्थिति और भूटान के बारे में समझते हैं। आप सभी जानते हैं कि भूटान कहां स्थित है, भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों से सीमा साझा करता है। लगभग 699 किलोमीटर सीमा हम भूटान के साथ शेयर करते हैं। अगर हम ऐसे कहें तो भूटान की अवस्थिति ऐसी है ना। इधर हमारा सिक्किम का राज्य है, नीचे पश्चिम बंगाल का कुछ पार्ट आता है, फिर असम का, और फिर अन्य जो है राज्य। तो जो भारत भूटान संबंध की आधारशिला कैसे रखी गई है उसको समझने से पहले भूटान की भौगोलिक अवस्थिति देखें। जैसे हम बार बार क्या कहते हैं कि भूटान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, बफर स्टेट है। बफर स्टेट क्या है आपको बताया गया है कि चाइना और भारत के बीच जो है भूटान की अवस्थिति है। तो प्राय अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हम बफर स्टेट उस देश को कहते हैं जो दो शक्तिशाली राष्ट्रों के मध्य स्थित होता है। भूटान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, भू आबद्ध देश है। भूटान को पत्तन की सुविधा, अब बंदरगाह की सुविधा है नहीं क्योंकि समुद्री सीमा लगती नहीं। तो ऑब्वियसली भूटान की जो है डिपेंडेंसी किस पर होगी, हम पर होगी, ट्रेड के लिए, ट्रांजिट रूट के लिए। तो भारत भूटान संबंधों के मध्य कुछ मुख्य बातों का आपको ध्यान रखना है। पहले भारत भूटान के साथ कितनी किलोमीटर लंबी, लगभग 699 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। देखिए जब भी हम लिखते हैं तो इसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है 699 किलोमीटर। अब आप समझिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर दोनों देशों के मध्य कहें तो भूटान कैसा देश है, तो भूटान एक बफर स्टेट है। बफर स्टेट भारत तथा चीन के मध्य, भारत चीन के मध्य
अवस्थिति इसकी है। तीसरी बात, भूटान के लिए अगर हम कहें तो हम क्या कह सकते हैं कि भूटान जो है वह एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, लैंडलॉक्ड कंट्री है जिसको आप भू आबद्ध देश कहते हैं। अब इन सब से दोनों देशों के मध्य संबंध को आप समझ पाएंगे। जैसे भारत के कई राज्य जो है भूटान से सीमा साझा करते हैं। जैसे आप देखें पश्चिम बंगाल, सिक्किम का छोटा सा पार्ट, सिक्किम डायरेक्ट तो नहीं, उधर अगर आप देखें तो असम का बड़ा पार्ट है, उधर अरुणाचल प्रदेश का। तो 699 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत भूटान के साथ साझा करता है, जो सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर बहुत महत्वपूर्ण है। कि अगर पूर्वोत्तर में उग्रवाद, बफर स्टेट के लिए पहली क्लास जाकर देखना, बफर स्टेट का मतलब दो शक्तिशाली राष्ट्रों के मध्य एक देश की अवस्थिति, जिसको प्रतिबंधित या संरक्षित कुछ भी कह सकते हैं हिंदी में, बफर स्टेट है कि इंडिया और चाइना के मध्य भूटान की अवस्थिति। हाँ, नेपाल भी बफर स्टेट है, बिल्कुल लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो जरा सा भूमिका में इन बातों को लिख लें आप, है ना। तो भारत भूटान संबंधों का, तो पहली भूटान की भौगोलिक अवस्थिति, एक हेडिंग बना लें, भूटान की भौगोलिक अवस्थिति। भूटान की भौगोलिक अवस्थिति लिखिए। भारत के उत्तर पूर्व में, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित भूटान एक बफर राज्य, एक बफर राज्य एवं भू आबद्ध देश है, जिससे भारत 699 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारत के कई राज्य यथा, भारत के कई राज्य यथा, हाँ ठीक है, जिन्होंने नोट कर लिया वो लिख ली, छोड़ दें, लिखिए। भारत के कई राज्य यथा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम तथा अरुणाचल प्रदेश, भारत के कई राज्य यथा पूर्वोत्तर के कई राज्य यथा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो ये तो भारत भूटान संबंधों में भौगोलिक फैक्टर क्या है वो आप समझ पाए। दोनों देशों के मध्य संबंधों का इतिहास कैसे स्टार्ट होता है इस पर हम लोग थोड़ी चर्चा करते हैं। तो अगला एक हेडिंग बनाते हैं, भारत भूटान, भारत भूटान संबंधों का इतिहास। जैसे आप सभी जानते हैं कि भूटान में कौन से धर्म के लोग हैं, बौद्ध धर्म के, और भारत से ही बौद्ध धर्म जो है भूटान गया है। आज भी भूटान के देश, भूटान के लोग जो है भारत के ऋणी हैं कि भारत से ही उन्हें बौद्ध धर्म उपहार के रूप में मिला है। तो भारत का सदैव भूटान ऋणी है। दोनों देशों के मध्य अगर हम देखें तो सांस्कृतिक संबंध ऐतिहासिक रूप में रहे। भारत से कई बौद्ध भिक्षुक जो हैं वो भूटान गए और वहीं जाकर बस गए। भूटान में बुद्धिज्म को लाने का श्रेय भी भारतीयों को ही है। तो दोनों देशों के मध्य बौद्ध धर्म जो है एक सांस्कृतिक संबंधों को जोड़ने का कार्य करता है। और यह आज से नहीं है, ऐतिहासिक रूप से कि भारत से ही बौद्ध धर्म जो है वह भूटान में गया है। अगर हम दोनों देशों के मध्य आधुनिक संदर्भ में संबंधों की बात करें तो भूटान एक प्रिंसली स्टेट सदैव रहा है, जहां पर अगर हम देखें तो नागियाल वंश का शासन रहा है और भूटान जो है वो एक प्रिंसली स्टेट सदैव रहा है। 1865 के आसपास जब ब्रिटेन हमारे यहाँ औपनिवेशिक शासन के दौरान ब्रिटेन सरकार की नजर भूटान पर गई, वो भी क्यों गई? चीन से व्यापार करने के लिए। चाइना से चाय का, अफीम का, तमाम ये सब चीजों का ट्रेड होता था। और ऐसी स्थिति में जो भारत भूटान के मध्य संबंधों का आधुनिक संदर्भ में नींव रखने का कार्य अंग्रेजों ने किया, क्योंकि अंग्रेजों की निगाह कहां पड़ती है? भूटान पर। और भूटान के जरिए ही अंग्रेज चाइना तक पहुंच सकते थे। भूटान के पास से अगर हम देखें बहुत सारे दर्रा अभी भी हैं जिनके जरिए ट्रेड रूट हुआ करता था। तो अंग्रेज क्या चाहते थे कि भूटान को अपनी ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया जाए, और इसको लेकर अंग्रेजों ने भूटान के विरुद्ध कई कार्रवाई की। 1865 में अंग्रेज और भूटान के राजा के मध्य एक संधि होती है जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ सिंचुला, है ना। सिंचुला की संधि 1865 में अगर हम कहें तो संबंधों का इतिहास कहें तो पहला क्या कह सकते हैं कि भारत से ही बौद्ध धर्म भूटान में स्थापित हुआ, जिसके लिए भूटान आज भी भारत का ऋणी है। आधुनिक समय में संबंध की शुरुआत ब्रिटिश शासन व्यवस्था के दौरान हुई, जब ब्रिटिश शासन की नजर कहां गई? भूटान को भारत में मिलाने की। भूटान ऑब्वियसली प्रिंसली स्टेट सदैव रहा है और वहां पर नागियाल वंश का शासन रहा है लंबे समय तक। 1865 में ट्रीटी ऑफ सिंचुला होती है और ब्रिटिश शासन के अधीन भूटान को एक प्रिंसली स्टेट का दर्जा दिया जाता है। यानी भूटान जो है वो ब्रिटिश शासन के अधीन मिल जाएगा और एक प्रिंसली स्टेट के रूप में औपनिवेशिक भारत में, जो ब्रिटिश भारत है, उसमें शामिल होता है। तो आधुनिक संदर्भ में संबंध कहां से स्टार्ट होता है? तो 1865, कुछ इसमें लिख ले फैक्ट्स एंड फिगर। 1865 में सिंचुला की संधि, जैसे लिखना है तो एक दो लाइन और लिखिए।
अंग्रेजी शासन व्यवस्था के दौरान, अंग्रेजी शासन व्यवस्था के दौरान चीन से चाय व अफीम के आयात व निर्यात हेतु, चीन से चाय एवं अफीम के ट्रेड हेतु अंग्रेजी शासन व्यवस्था द्वारा भूटान को ब्रिटिश भारत में मिलाने का कई प्रयास किया गया। अंग्रेजी शासन व्यवस्था द्वारा ब्रिटिश भारत में मिलाने का कई प्रयास किया गया। देखिए, भूटान में अंग्रेजों की दिलचस्पी के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा भूटान को अधिग्रहित करने की नीति के तहत सिंचुला की संधि 1865 में हुई। सिंचुला की संधि, ट्रीटी ऑफ सिंचुला की संधि 1865 में हुई। इस संधि के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा, ब्रिटिश शासन द्वारा, आगे आएंगे अनुदेवी, आगे मत चलो, भूटान को भारत के रियासत के रूप में औपचारिक मान्यता प्रदान की गई। औपचारिक मान्यता प्रदान की गई। तो 1865 में कौन सी संधि होती है? सिंचुला की संधि, और इसके जरिए भूटान को भारत के एक देसी रियासत के रूप में मान्यता, प्रिंसली स्टेट। अब देखो, कई युद्ध लड़े गए। युद्ध में जो अंग्रेजों ने भूटान का पार्ट जीत लिया था, इस संधि के जरिए उसको वापस कर दिया गया। तो ट्रीटी ऑफ सिंचुला जो है, इस आधुनिक संदर्भ में दोनों देशों के मध्य, उस समय भारत औपनिवेशिक भारत हुआ करता था, ब्रिटेन का पार्ट था, तो स्टार्ट यहां से होता है। आगे चलकर 1910 में एक ट्रीटी ऑफ पुनाखा होती है। ये संधि दोनों का महत्व है। 1910 में भारत और भूटान, भारत नहीं कह सकते, उसमें औपनिवेशिक भारत कह सकते हैं, एक पुनाखा की संधि होती है। यह संधि कई मायनों में महत्वपूर्ण है, और यह भी किसके किसके बीच में होती है? ऑब्वियसली ब्रिटिश सरकार और भूटान के शासक के बीच। इस संधि के द्वारा भूटान को, अगर आप देखें तो, एक संरक्षक राज्य के रूप में दर्जा प्रदान किया गया, प्रोटेक्टोरेट स्टेट। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संरक्षक राष्ट्र किसको कहते हैं? जिसकी विदेश नीति, रक्षा, संचार आदि का दायित्व किसी अन्य राष्ट्र के द्वारा देखा जाता हो। यानी प्रोटेक्टोरेट स्टेट का मतलब उसको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है? कोई बड़ा स्टेट। तो ये जो ट्रीटी ऑफ पुनाखा है, इसने भूटान को एक प्रोटेक्टोरेट स्टेट, संरक्षित राष्ट्र राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की ब्रिटिश के जरिए। अब इसमें ब्रिटिश सरकार क्या करेंगे? तो भूटान की विदेश नीति, रक्षा, संचार, इन सब पर किसका कंट्रोल होगा? तो ब्रिटिशर्स का होगा। भूटान के राजा को एक वार्षिक पेंशन जैसी व्यवस्था बना दी गई अंग्रेजों के जरिए। तो पुनाखा की संधि एक लैंडमार्क ट्रीटी है, जो औपनिवेशिक भारत के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार और भूटान के मध्य हुई। तो एक दो लाइन बस, इतिहास थोड़ा जानना जरूरी है, तो लिख लेते हैं इसके बारे में एक दो पॉइंट। पुनाखा की संधि लिखिए। ब्रिटिश सरकार तथा भूटान के शासक के मध्य, भूटान के राजा के मध्य पुनाखा की संधि 1910 में हुई, जिसमें भूटान को एक संरक्षक राज्य, प्रोटेक्टोरेट स्टेट, भूटान को एक संरक्षक राष्ट्र, संरक्षक राज्य लिखो, प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा प्रदान किया गया। अर्थात भूटान की विदेश नीति, रक्षा, संचार, अर्थात भूटान की विदेश नीति, रक्षा, संचार आदि ब्रिटिश सरकार के दिशा निर्देश में संचालित होगी तथा अन्य आंतरिक मामलों
आंतरिक मामलों में ब्रिटिश सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ब्रिटिश सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। समझ गए? यानी ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रोटेक्टोरेट स्टेट, किसी राष्ट्र को एक दर्जा दिया जाता है जिसमें हर कुछ वो संचालित करे, सिर्फ विदेश नीति, रक्षा, संचार से संबंधित मामलों में उसे खुद के द्वारा डिसीजन लेने की ऑटोनॉमी नहीं होती, स्वतंत्रता नहीं होती है। यानी कि अगर वो विदेश नीति का संचालन करे, चाहे रक्षा, संचार आदि के मामलों में, वह ब्रिटिश सरकार के निर्देश के अनुसार पर ही अपनी विदेश नीति, रक्षा, संचार का संचालन करेगा। एक प्रकार से उनके संबंधों पर बहुत हद तक रोक लगाया गया है ना। आंतरिक मामलों में कहने की बात है कि हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, परंतु सच्चाई क्या है कि प्रोटेक्टोरेट स्टेट एक स्टेप होता है टुवर्ड्स किसी राष्ट्र को, राज्य को कॉलोनी के रूप में बनाने का, है ना। संरक्षित पहले बनाया जाता है, बाद में क्या करते हैं, उसको और अपने में शामिल कर लेते हैं। अब देखो ये सब इतिहास है बच्चों। इतिहास क्यों जानना है? क्योंकि जो पुनाखा की संधि है उसने प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा दिया, और वह संधि जो है, जब भूटान भारत के मध्य आगे चलकर मित्रता संधि होती है, तो उसमें भी पुनाखा की संधि की कई बातों को उसमें भी इंप्लीमेंट किया गया, है ना। जैसे अगर आप देखें कि दोनों देशों के मध्य जो मैत्री संबंध है, उसमें भी विदेश नीति के संचालन को लेकर भूटान भारत की सलाह के अनुरूप कार्य करेगा। ये कहां से आता है? 1910 की ट्रीटी ऑफ पुनाखा से। अब देखिए, दोनों देशों के मध्य संबंधों की शुरुआत, वैसे औपचारिक संबंधों की शुरुआत अगर हम कहें भारत भूटान के मध्य औपचारिक संबंधों की शुरुआत, जो फॉर्मल रिलेशन है, यह 1968 से मानी जाती है, 1968 से, है ना, जब भूटान की राजधानी थिम्पू में भारतीय दूतावास खुला, है ना। जब थिम्पू में, अभी आपको जस्ट समझा रहा था, भारतीय दूतावास खुला, प्रारंभ हुआ। यह कैसा संबंध है? औपचारिक संबंध। ध्यान रखना, दोनों देशों के मध्य संबंधों की आधारशिला भारत भूटान शांति एक मित्रता संधि 1949 है, जिसको आपको जानना जरूरी है इंडिया भूटान रिलेशन को समझने के लिए। तो दोनों देशों के मध्य जो समझौता है, संधि है, भारत भूटान संबंधों को जो लंबे समय तक प्रभावित किया है, वह भारत भूटान शांति एवं मित्रता संधि, शांति एवं मित्रता संधि 1949 का लंबे समय तक यह संधि कायम रही, जिसमें आगे चलकर 2007 में जब भूटान में लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो इस संधि के प्रावधान को कुछ हद तक संशोधित किया गया। जैसे ये जो संधि है वो क्या कहता है, मोटी बातें क्या थी कि भारत भूटान का एक अभिन्न सहयोगी रहेगा और भूटान की आंतरिक और बाह्य मामलों में हस्तक्षेप भारत नहीं करेगा। दोनों देशों के मध्य मित्रता रहेगी, और भूटान के लोग भारत आएंगे तो उनके लिए कोई भी वीजा या कोई भी उनके लिए आधिकारिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। इसी प्रकार अगर भारत के लोग भूटान जाएंगे तो उनको कोई भी पासपोर्ट, वीजा आदि की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ कोई भी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो जिस देश का होना चाहिए वो होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप भूटान की यात्रा करते हैं तो भारत का आधार कार्ड, कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दिखाकर, कोई पासपोर्ट, वीजा की जरूरत नहीं है आज भी। यानी भारत भूटान के मध्य संबंध को मजबूत करने के लिए दोनों देशों के मध्य यह समझौता बहुत उल्लेखनीय रहा है। इस समझौते के तहत भारत भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। भारत भूटान की संप्रभुता का, एकता, क्षेत्रीय अखंडता का सदैव सम्मान करेगा। थिम्पू लिखा है ना, भूटान की राजधानी। मध्य औपचारिक संबंध की शुरुआत 1968 में हुई, जब ब्रैकेट में क्या लिखा है, थिम्पू में भारतीय दूतावास प्रारंभ हुआ, है ना, भारतीय दूतावास। अब देखिए, जो भारत भूटान मित्रता संधि है उसी में क्या कहा गया कि भारत भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन जो भी विदेश नीति का संचालन भूटान करेगा वह भारत सरकार के सलाह को एक मार्गदर्शक के रूप में स्वीकारेगा। देखिए, तो भारत के चूंकि निकट पड़ोस में भूटान है और चाइना के साथ संबंध जो है, हमें आशंका थी कि चीन में साम्यवादी क्रांति होगी, तो ऐसी स्थिति में भविष्य में चीन की निगाह जो है हो सकती है। ऐसी स्थिति में दोनों देशों के मध्य ये जो मित्रता संधि, उसमें क्या प्रावधान बनाया गया कि भारत भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन भारत की सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर भूटान अपनी विदेश नीति का संचालन भारत के सलाह के अनुरूप करेगा, है ना। तो दोनों देशों के मध्य संबंधों का यह आधारशिला है। यहां अंग्रेजी कहां लिखा हुआ है, पल्लवी पांचाल लिखने के वक्त भाषा का ध्यान रखा करो, है ना। कहां यहां अंग्रेजी लिखा हुआ पढ़ लिया। तो दोनों देशों के मध्य संबंधों का एक आधारशिला ये रहा है। 2007 के बाद इस संधि में संशोधन किया गया, जब भूटान में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई। पहले भूटान प्रिंसली स्टेट हुआ करता था, बाद में क्या हुआ कि भूटान जो है वह वहां पर लोकतंत्र की स्थापना होती है। जैसे भूटान के राजा को एहसास हो गया कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हो गई है। इधर आप देखें तो दक्षिण एशिया के अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक सरकारें हैं, कुछ अपवाद को छोड़कर। ऐसी स्थिति में भविष्य में नेपाल की तर्ज पर ही भूटान में कहीं लोकतंत्र की स्थापना के नाम पर कोई राजनीतिक आंदोलन न हो, कोई प्रोटेस्ट न हो, इसलिए भूटान के राजा ने स्वयं भूटान में लोकतंत्र की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया और भूटान में लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो गई। अब अगर विदेश नीति का संचालन भारत के हितों के अनुरूप होगा, ऐसी स्थिति में भूटान के कई लोग जो है इस बात को लेकर भारत की आलोचना करते रहे कि अगर भारत की विदेश नीति का संचालन, अगर भूटान की विदेश नीति का संचालन भारत के अनुरूप किया जाएगा तो कहीं ना कहीं भारत पर निर्भरता सदैव बनी रहेगी और भारत हमारी विदेश नीति को हमेशा
प्रभावित करता रहेगा। भारत विदेश नीति के जरिए हमारी आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करता रहेगा। और इसलिए भूटान ने अपनी विदेश नीति के इस वाक्य को संशोधित कर दिया गया कि विदेश नीति का क्रियान्वयन जो है संचालन भारत की सलाह के आधार पर नहीं करेगा, स्वयं करेगा। वर्तमान में जब संशोधन किया गया तो क्या कहा गया कि भूटान अपनी विदेश नीति का संचालन स्वयं करेगा, परंतु वह इस क्रम में भारत के राष्ट्रीय हितों का ध्यान रखेगा। दूसरा, भूटान अपनी धरती का प्रयोग भारत के विरुद्ध किसी भी मुहिम, किसी भी अभियान के लिए अपनी धरती का प्रयोग नहीं होने देगा। यानी ये जो है, इसके अलावा भारत अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए भारत के अन्य अतिरिक्त अन्य देशों से भी सहायता लेगा। जैसे पहले क्या था कि रक्षा आवश्यकता, विदेश नीति सब भारत पर निर्भर थी, लेकिन 2007 में जब संशोधन हुआ तो उस संशोधन में कहा गया कि भूटान अपनी विदेश नीति का संचालन स्वयं करेगा, भारत के दबाव में आकर नहीं करेगा, लेकिन भारत के राष्ट्रीय हित का भी ध्यान रखेगा। क्योंकि देखो, ट्रेड एंड ट्रांजिट रूट हम ही अवेलेबल करा रहे हैं कि भूटान को अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोई सामान भेजना है तो भारत की धरती के रास्ते से ही कोलकाता के, अगर हम हल्दिया या कोलकाता पोर्ट से ही भेज सकता है। ऐसी स्थिति में भूटान की चाहे विदेश नीति के अंतर्गत भारत पर निर्भरता पारागमन को लेकर है, ट्रांजिट फैसिलिटी को हमेशा रही है कि भारत की धरती का प्रयोग वो हमेशा करता रहा, और इसको लेकर कई एग्रीमेंट भी है जिसकी चर्चा आगे होगी। तो भूटान ने अपनी विदेश नीति में कुछ संशोधन कर लिया कि अपनी विदेश नीति का संचालन स्वयं करे। ये जानना जरूरी है क्योंकि भूटान में एक समय में भारत विरोधी लहर जो है वो पनपने लगी थी, और ऐसी स्थिति में भूटान की जो लोकतांत्रिक सरकार है उसने अपनी इस विदेश नीति के इस पार्ट में संशोधन कर दिया कि भूटान जो है वो अपने अनुरूप करेगा विदेश नीति का संचालन, परंतु भारत के राष्ट्रीय हित का ध्यान रखेगा। तो दोनों देशों के मध्य संबंधों का आधारशिला ये संधि है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बारे में 2-3 लाइन लिखिए, नोट करिए फटाफट। भारत भूटान के मध्य संबंधों का आधार भारत भूटान मित्रता एवं शांति संधि 1949, भारत भूटान मित्रता एवं शांति संधि 1949 है, जिसके मुख्य प्रावधान निम्न हैं। पहला, आज भी अधिकांश बातें अक्षरशः आज भी इंप्लीमेंटेड है इस मित्रता और शांति संधि की, बहुत सारी बातें आज भी है। पहला पॉइंट लिखिए, भारत के अभिन्न सहयोगी के रूप में भूटान, भारत के अभिन्न सहयोगी के रूप में भूटान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सदैव बना रहेगा। भारत के अभिन्न सहयोगी, अभिन्न समझते हो ना जी, जो अलग ना हो, भिन्न ना हो, अभिन्न सहयोगी के रूप में भूटान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सदैव बना रहेगा और दोनों के मध्य चिरस्थायी मित्रता शांति बनाए रखने की हर संभव कोशिश करेगा। नेक्स्ट पॉइंट में, भारत भूटान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। तीसरी पॉइंट, दोनों देशों के नागरिकों का आवागमन पासपोर्ट तथा वीजा मुक्त होगा। आप नेपाल आ जाते हैं अगर, तो नेपाल में आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती, उसी प्रकार भूटान में भी, है ना। तो भूटान और नेपाल जो है वो ऐसे देश हैं जहां पर आपको जब भी चाहिए तो एंट्री हो जाती है। आपको बस भारत सरकार का कोई भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, है ना। तो नेपाल और भूटान, ये 2 देश इस मामले में जुदा है अंतरराष्ट्रीय मंच पर अन्य देशों की तुलना में। वीजा समझते हो ना जी, पासपोर्ट एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो आपको एक विदेश यात्रा के लिए आपके लिए एक प्रमाण पत्र देता है। वीजा कोई भी देश द्वारा आपको देश में प्रवेश की अनुमति है। जैसे पासपोर्ट है तो आप एलिजिबल हैं कि इंडिया से बाहर आप जा सकते हैं, है ना, क्योंकि पासपोर्ट में आपका सारा औपचारिक जो भी डेटा है वो ऑफिशियल डेटा सब कुछ है, उसको वेरीफाई कर लिया गया है। लेकिन अगर आपको अमेरिका जाना है तो अमेरिका ऐसे ही जब मन हुआ घूमने आप नहीं जा सकते। जैसे टूरिस्ट वीजा है उसी प्रकार अलग अलग वीजा है, तो उसके लिए वीजा एक प्रवेश की अनुमति देता है जो भी देश में आप जा रहे हैं, है ना। तो भूटान अगर जा रहे हैं तो अगर पहले वीजा का प्रावधान होता तो भूटान आपको वीजा देता तब आप जा सकते थे। क्लियर है वीजा और पासपोर्ट क्या है? तो वीजा एक अनुमति है कोई भी राष्ट्र में प्रवेश के लिए, उस राष्ट्र द्वारा प्रदान की गई अनुमति है, जबकि पासपोर्ट एक आधिकारिक दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंट है। बिल्कुल लिखिए, तो दोनों देशों के नागरिक क्या करेंगे? आवागमन बिना पासपोर्ट वीजा के करेंगे। लिखिए, दोनों देशों के मध्य अंतरराष्ट्रीय मंच पर
साझा एवं सकारात्मक प्रयास, साझा एवं सकारात्मक प्रयास, साझा एवं सकारात्मक प्रयास मिलजुल कर किया जाएगा, मिलकर किया जाएगा, मिलजुल कर किया जाएगा। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो जिसके लिए आपको ध्यान देने की जरूरत है, लिखिए भूटान अपनी विदेश नीति के संचालन में, भूटान अपनी विदेश नीति के संचालन में भारत की सलाह को एक मार्गदर्शक के रूप में मानेगा। कैसे हमारे बच्चे हैं, बुखार है लेकिन जाना नहीं चाह रहे, थोड़ा सा बस कम से कम इसको तो खत्म कर लें। अंशु वर्मा, दीक्षा, बस 5 मिनट और दे दो, ठीक है चलिए। तो भूटान अपनी विदेश नीति का संचालन करेगा जब भी, तो भारत के सलाह को एक मार्गदर्शन के रूप में ध्यान रखेगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, उल्लेखनीय है कि 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण के पश्चात, उल्लेखनीय है कि 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण के पश्चात भूटान द्वारा अपनी प्रतिरक्षा का भार भारत को सौंप दिया गया, अपनी प्रतिरक्षा का भार भारत को सौंप दिया गया। क्योंकि उसको डर क्या था, जब भारत जैसे बड़े देश पर चाइना हमला कर सकता है तो हमें तो कभी भी मिला सकता है ना। तो रक्षा का भार किस पर दे दिया गया, भारत पर। देखिए दोनों देशों के मध्य उपरोक्त संधि में संशोधन 2007 में, दोनों देशों की के मध्य मित्रता संधि में संशोधन 2007 के पश्चात किया गया, जिसमें निम्न बातें संशोधित हुई। कौन कौन सी बात, बस वो बात हमें रखनी है। निम्न बातें संशोधित हुई। पहली बात क्या है उसमें, कि भूटान अपनी विदेश नीति का संचालन स्वयं करेगा। भूटान अपनी विदेश नीति का संचालन स्वयं करेगा, हालांकि वह भारत के राष्ट्रीय हितों का भी ध्यान अवश्य रखेगा, हालांकि वह भारत के राष्ट्रीय हितों का भी ध्यान अवश्य रखेगा। दूसरा पॉइंट, भूटान अपनी धरती का प्रयोग, भूटान अपनी धरती का प्रयोग भारत के विरुद्ध किसी भी कीमत पर नहीं होने देगा। भूटान अपनी धरती का प्रयोग भारत के विरुद्ध किसी भी कीमत पर प्रयोग होने नहीं देगा। और एक लास्ट और लिख लें कि भूटान अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए, भूटान अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए भारत के अतिरिक्त अन्य देशों की भी सहायता लेगा। अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए भारत के अतिरिक्त अन्य देशों की भी सहायता लेगा। तो दोनों देशों के मध्य संबंध का एक संक्षिप्त आप इतिहास यहां तक देख पाए हैं कि शुरुआत जो है 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के भूटान में जाने से हुई, और उसके बाद 1949 की मित्रता संधि, और 68 में भूटान की राजधानी थिम्पू, नाम ही नहीं सुना होगा इसलिए लिखकर देखकर घबरा गए होंगे, है ना। थिम्पू में भारतीय दूतावास जो है वो खुलने से औपचारिक संबंधों की शुरुआत हुई। तो आज यहां तक रखो, है ना। चलो आज तो छोड़ देता हूं, नहीं तो और 5-7 मिनट। कल हम लोग भूटान संबंध, लगभग इसमें छोटा सा देश है, इसके बाद नेपाल भी स्टार्ट कर देंगे, है ना। अब बायलैटरल रिलेशन इंडिया और नेबरहुड पहले देख लेते हैं, जिसमें हम लोग भूटान, नेपाल, अफगानिस्तान, चाइना को भी यहां, या चाइना अलग से पढ़ लेंगे बाद में। इसके अलावा बांग्लादेश, म्यांमार वगैरह, श्रीलंका वगैरह देख लेंगे। रक्षा नीति में जब अमनदीप पर संशोधन कर दिया तो अब कैसे करेगा उस समय, चलिए